हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव क्यों होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात किए थे, सॉडी-फजान्स ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात किए थे। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कैसे बैलेंस करते हैं उसकी बात किए थे। ठीक है, क्यू वैल्यू क्या होता है कि जो इनिशियल जो रिएक्टेंट का जो नेट एनर्जी है और इज़ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट की जो नेट एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्यू वैल्यू। ठीक है, और अगला इसमें टर्म है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि आप हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अगर इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो जो जितनी एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से स्लोली, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट पे लेके जाते हैं तो जो नेट एनर्जी उसमें क्या होगा रिलीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी हम बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में लेके जाने में, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, यही बाइंडिंग एनर्जी भी होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की जनरली हम बात करते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी, लेकिन अगर हम सेकेंड एनर्जी स्टेट से इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कह जाएगी, आप उसको क्या बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का एक स्पेशल केस है कि अगर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेके जाते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी है और वही ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी भी है। 2 से अगर इन्फिनिटी भी लेके जाएंगे तो सेकंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी होगी, 3 से इन्फिनिटी भी लेके जाएंगे तो थर्ड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो वैसे यहाँ भी क्या होता है कि जब न्यूक्लियॉन्स को इन्फिनिटी से, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन करेंगे तो जो इसमें एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा, यही क्या होगा इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियॉन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अगर पर न्यूक्लियॉन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। तो हमने देखा था कि अगर शुरू में क्या होता है कि न्यूक्लियस की साइज अगर बढ़ती है तो बाइंडिंग एनर्जी या उसकी जो स्टेबिलिटी होती है बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों जब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तब उसकी ओवरऑल क्या होती है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है नेट वो वीक होने लगता है और इस तरह से वहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर फिशन होने लगता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो यू कैन से दैट कि जो कर्व है, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व होता है इसमें कुछ ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, ये कुछ पहले ऊपर की तरफ जाता है उसके बाद ये ऐसे चलता है, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ मैक्सिमा होता है। ठीक है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यूरेनियम पे आएंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि न्यूक्लियस अगर स्मॉलर न्यूक्लियाई अगर जुड़ता है, ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, और लार्जर न्यूक्लियाई अगर ब्रेक होता है, ठीक है ना, दोनों केस में होता है कि अगर आप छोटे न्यूक्लियाई को अगर आप मिलाते हैं तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस होगा मॉडरेट साइज का होगा। तो आपको ये सोचना है कि स्मॉल से मॉडरेट पे जाए या लार्ज से मॉडरेट पे आए, तो दोनों के केस में क्या होगा बच्चों ओवरऑल एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक न्यूक्लियस दो छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, डिपेंड करता है। ठीक है ना, वहाँ पे अल्फा एमिशन बीटा एमिशन होता रहेगा और वो अलग अलग न्यूक्लियाई में क्या होता है कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो अगर बड़ा न्यूक्लियाई अगर फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है ना, उसमें फिशन होता है तो भी एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें यूरेनियम, ठीक है ना, प्लूटोनियम, इस टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या करते हैं उसका फिशन कराते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी से हम लोग, ठीक है ना, कोई भी मैकेनिकल काम कर सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है मतलब कि फिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई को अगर आप मिला करके एक थोड़ा सा बड़ा मॉडरेट साइज का न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे 1H1 + 1H1, इस टाइप के बहुत छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ओवरऑल क्या होती है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और इसमें ह्यूज मास डिस्ट्रक्शन होता है और वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है ना। जो सोलर एनर्जी है, सूरज से जो एनर्जी हमें मिलती है या जो स्टार से जो एनर्जी मिलती है, उसका यही सबसे बड़ा बेसिस होता है कि वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। अभी भी 90% के आसपास जो है हाइड्रोजन है ओवरऑल यूनिवर्स में, ठीक है ना, 90% है ना। तो वही क्या होता है बच्चों कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है कि दो छोटे न्यूक्लियाई मिल करके क्या बनाते हैं, बड़े न्यूक्लियाई। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज करना, मिला देना, ठीक है बच्चों। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। सिंपल है कि अगर बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है तब भी वो स्टेबल न्यूक्लियाई में आएगा, ठीक है। छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं तब भी वो स्टेबल न्यूक्लियाई में आएगा, और यही कारण होता है कि उसमें क्या होता है, ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि ब्रेक हो रहा है लार्ज न्यूक्लियाई तब भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, और स्मॉल न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बना रहा है, मॉडरेट साइज का बना रहा है, तब भी एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है, जब छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं तो वो उसमें क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये होता है कि जैसे 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट कई बार ये आता है का, अगर आप ये लेते हो ना डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जो E की वैल्यू आती है, तो अगर 1U है, ठीक है ना, इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट 1U अगर क्या होता है, कन्वर्ट होता है टोटली एनर्जी में, तो इतनी एनर्जी क्या होती है बच्चों, उसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको मासेस आपको दिए जाते हैं, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, एटम का मास वहाँ से निकाल सकते हैं, चेंज इन मास निकालेंगे, है ना, मास डिफेक्ट निकालेंगे, और डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या होती है, ओवरऑल एनर्जी निकल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस पर बनता है, ठीक है। तो अब हम बच्चों आज बात करेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसका जो है कैलकुलेशन पार्ट आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो डीके प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो डीके प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। और हम किसी भी न्यूक्लियाई को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये कब डिसइंटीग्रेट होगा, कब ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना, कब ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। हम एक स्टैटिस्टिकल पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी रिएक्शन में किसी रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यू कांट से कि ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या रैंडम मोशन है। तो वैसे ही जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अगर आपको उसका सैंपल दिया गया है तो इट इज़ नॉट, ठीक है ना, ईजी टू प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियाई इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, विच न्यूक्लियाई विल रिएक्ट, ठीक है ना, किस में फिशन होने वाला है, ये हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू ए, ठीक है ना। तो उसी की एनालॉजी यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे होता है -dA/dt इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू ए, जब A जाता है किसी बच्चों प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे कोई X है, ठीक है ना, Z और A, ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, और सपोज कर लो कि ये किस में जाता है, अल्फ़ा एमिशन करता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा एमिशन करता है, तो से मान लेते हैं ये Y में जाता है, तो Y में जाएगा तो क्या होगा, Z-2 यूनिट कम होगा, और जो A होगा -4, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2He4। तो ये है क्या, ये एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का रिएक्शन है, आप कह सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, इसका जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम लेते थे A0 लेते थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे बच्चों, N0 लेंगे, ठीक है। व्हाट इज N0,
एन नॉट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना, कितने इसके एटम है आप कह सकते हो, है ना, न्यूक्लियस है तो एटम है, या एटम है तो न्यूक्लियस है। तो t इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट है और ये क्या है 0 और 0 है। t इज इक्वल टू टी पर ये क्या होगा एन नॉट माइनस, ठीक है ना, आप इसको x ले सकते हैं और इसको क्या बनाएंगे x और x, ठीक है। तो ये है बच्चों डिसइंटीग्रेशन का एक तरह से ठीक है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि जो ऑल रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, जो ऑल रेडियो एक्टिव डीके है वो क्या है बच्चों, वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, डीके इज फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसलिए आप इसका लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे रेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टिविटी, या आप रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रेट लिखते थे, ठीक है, रेट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी, या सिंपली हम इसको एक्टिविटी लिखते हैं, ठीक है, कि ये जो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ, वहाँ पे रिएक्शन लेते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी, और सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों एक्टिविटी। सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए आप लिखोगे माइनस डी एन अपॉन डी टी, यहाँ पे आएगा माइनस डी एन अपॉन डी टी। यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे बच्चों माइनस डी ए अपॉन डी टी लेते थे, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता था, यहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है बच्चों डी के कॉन्स्टेंट है, और एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। यहाँ पे जो के होता था ये रेट कांस्टेंट होता था, और ए क्या था कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। तो ये है बच्चों एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, ठीक है। लैम्डा जो है वो क्या है बच्चों डी के कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है ये डी के कांस्टेंट है, डी के कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा इज डी के कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंपली वही है फर्स्ट ऑर्डर है, तो माइनस डी एन अपॉन आप एन करोगे इज इक्वल टू लैम्डा टी कर लोगे, ठीक है ना, लैम्डा डी टी। इसको आपको इंटीग्रेट करना है एन नॉट टू एन, ठीक है, इसी को हम आप एन भी बोल सकते हैं। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम एन नॉट टू एन, और इसको क्या करोगे 0 से टी, तो ये क्या है बच्चों माइनस एल एन एन फ्रॉम एन नॉट टू एन इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो क्या आएगा एल एन एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा टी, ठीक है। तो जो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में करते थे सेम उसी टाइप का एक्सप्रेशन है, बस चीज़ें का, ठीक है ना, जो सिंबल है और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये आपको देखना है, ठीक है ना। अदरवाइज जो फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर के आपने जो क्वेश्चन लगाया है, सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक, सेम प्रोसीडिंग, ठीक है ना, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। तो अब जैसे बच्चों इसमें क्या होगा ना कि यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू या डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन नॉट माइनस एक्स, या एन, तो एन नॉट क्या है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, एन नॉट माइनस एक्स क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंटिंग एट एनी टाइम टी, ठीक है ना, वो किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हाफ लाइफ होगा, ठीक है ना, तो टी हाफ क्या होगा वही ड्यूरेशन इन विच, ठीक है ना, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। तो टी हाफ पे जब टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो उस केस में क्या लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ
और यहाँ पे ln क्या होगा बच्चों, n0/n0/2 हो जाएगा। तो ये t हाफ आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है, 1/λ ln2 या 0.6932/λ, ठीक है। तो दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे अगर स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, n0 एक हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, अभी n0/2 हो जाएगा। अगले हाफ लाइफ में फर्दर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों, ये क्या होता है, ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक हाफ लाइफ में n0 इंटू 1/2, दो हाफ लाइफ में n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, एक और हाफ लाइफ लोगे तो क्या आएगा n0 इंटू 1/2 का क्यूब, ठीक है। इन दिस वे आप आगे बढ़ोगे। तो अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा तो यहीं से आप निकाल सकते हो बच्चों n इज इक्वल टू n0, ठीक है ना, 1/2 के पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो n क्या है, t/t हाफ है, ठीक है। n क्या है बच्चों, t/t हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0 1/2 के पावर t/t हाफ, ठीक है। तो अगर आपको टोटल टाइम, ये फॉर्मूला तब ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा जब टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हाफ लाइफ 2 घंटा है तो टोटल टाइम 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 4, 6, 10 है ना, 12, 24, ठीक है ना, 52, सारे ऐसे है। अगर हाफ लाइफ 2 आवर है तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल, अगर उसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तब तो ये फॉर्मूला है ही, ये तो हमेशा लगेगा, ठीक है ना। n लैम्डा इज इक्वल टू 1/t ln n0/n0-x, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। लैम्डा इज डी के कॉन्स्टेंट, वहाँ पे क्या था, रेट कॉन्स्टेंट। और ये फॉर्मूला जो है ये बहुत बार आपको मिलता रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसका जो मॉडिफाइड वर्जन आता है n इज इक्वल टू क्या आता है, n0 e⁻⁻λt, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है बच्चों, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। आप n की जगह आप मास भी ले सकते हैं, सेम एटम का, सेम न्यूक्लियस का मास भी ले सकते हैं। जैसे अगर 1 ग्राम था पहले, मान लो 2 ग्राम था तो 2/मोलर मास, यहाँ भी मान लो पहले 1 ग्राम बाद में हो गया तो 1/मोलर मास वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेम एटम जब रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है, तो हम n और n0 की जगह एक तो हम उनके मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर भी ले सकते हैं, या सीधा मोल भी ले सकते हैं, या मास इन ग्राम भी ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? n की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम मोल ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो रेशियो है वही है, ठीक है ना, रेशियो है ना ये n0/n0-x, तो मास अपॉन मास कर सकते हो, मोल अपॉन मोल कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल कर सकते हो। तो जो भी है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपने जैसे पढ़ा है एकदम ठीक उसी तरह से। अब अगला है बच्चों, इसमें आता है एवरेज लाइफ, ठीक है ना, एवरेज लाइफ होता है। तो मतलब कोई भी जो न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, उसकी एवरेज लाइफ क्या है, मतलब वो कितने, मतलब ऑन एन एवरेज वो कितने समय बाद क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा वो इन्फिनिटी होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, है ना, थ्योरेटिकली, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, चाहे रेडियो एक्टिव होगा चाहे फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बच्चों एवरेज लाइफ, ठीक है ना, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है कि सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसी भी न्यूक्लियाई की ऑन एन एवरेज लाइफ क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि ह्यूमन पॉपुलेशन है या किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, तो बोला जाता है ना कि इस कंट्री के लोगों की जो औसत आयु है 60 ईयर है, 70 ईयर है, लाइक दैट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है बच्चों, बट यू कैन नॉट से दैट कि दिस पर्सन इज 70 ईयर्स तो ये मर जाएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। या ये पर्सन भी 50 ईयर है तो वो मर जाएगा, नहीं अभी जिंदा रहेगा। या 80 ईयर है तो उसे मर जाना चाहिए, आप यू कैन नॉट से लाइक दैट, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है,
ठीक है ना। ये किसी पर्टिकुलर पे फिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एवरेज लाइफ होती है, ठीक है ना, उसको टाउ बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/λ, ठीक है ना। और इसको आप चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है बच्चों, जैसे आप लिखते हो ना dN/dt इज इक्वल टू क्या होता है λ/n। तो यहाँ से dN की वैल्यू क्या आती है λn/dt होता है, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम पे क्या है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है बच्चों, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियाई की संख्या है ना λn/dt, ठीक है। ये dN लेफ्ट साइड में dN है, यही तो आपको बता रहा है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियाई इस समय होंगे, इनकी समय कितना होगा बच्चों, इनकी लाइफ कितनी होगी, है ना, इनकी लाइफ कितनी होगी बताओ। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, ये n0 थे, t इज इक्वल टू t पे, ठीक है, हम निकाल लें n, है ना, dn, ठीक है। तो ये जो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं, जैसे इसी को आप इंटीग्रेट कर तो n आ जाता था, n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻λt, ठीक है। तो इनकी जो टाइम होगा, है ना, तो लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई, ठीक है ना, वो क्या होगा बच्चों इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली t होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये न्यूक्लियाई हैं तो इनकी लाइफ टाइम तो t ही हुआ ना ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर कि टोटल जो लाइफ है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा λn, ठीक है ना, dt, एक न्यूक्लियाई का टाइम, एक न्यूक्लियाई t टाइम तक जिंदा रहा, टोटल न्यूक्लियाई इतने हैं। बात समझ में आ रही है। ये हम किसकी बात करें, एक न्यूक्लियाई का टाइम, किसी भी एक न्यूक्लियाई का टाइम इतना है। जैसे मान लो कि मान लो 1990 से या 2000 की बात कर लें कि 2000 से 2000 में जितने बच्चों का जन्म हुआ अभी तक 20 ईयर सभी की एज है मान लो, है ना, या 21 ईयर सभी की एज हो चुकी है। तो हर एक का 21 ईयर है, तो टोटल कितना, हर एक ने कितना जिया 21 ईयर, ठीक है। तो हर एक का अगर आपको सम करना होगा तो क्या कर लोगे, टोटल पॉपुलेशन जितने भी लोग बर्थ उनका है इंटू 21 कर लोगे। तो सेम यहाँ भी करोगे तो λn dt इंटू क्या कर लोगे t कर लो, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि ये जो न्यूक्लियाई वो कितने सालों तक रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे। तो हम इसी को क्या कर लेंगे बच्चों, इसी को आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये जाएगा टोटल जो लाइफ होगा, ठीक है ना, जो लाइफ होगा वो क्या होगा इज इक्वल टू, इसको कहाँ से कहाँ करो बच्चों, 0 से इन्फिनिटी λn dt इंटू टी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम t पे निकाले ना, तो 0 से लेके ये कब तक रहेंगे वी डोंट नो कब तक रहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली इन्फिनिटी टाइम, ठीक है ना, इन्फिनिटी टाइम लगता है। तो इसको 0 से इन्फिनिटी आप क्या कर लोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो इसी से आपको क्या मिल जाता है एवरेज लाइफ। तो 0 से इन्फिनिटी जब आप इंटीग्रेट करोगे n की जगह क्या लिख दोगे n0 e⁻⁻λt, ठीक है। तो ये जो आएगा इसको आप कुछ भी मान लीजिए कि टोटल लाइफ जो है l है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा तो बाहर हो जाएगा, n की जगह आप लिखोगे n0 e⁻⁻λt t इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी। अब n0 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो l इज इक्वल टू λn0, ठीक है, t इंटू e⁻⁻λt dt। इसी को बच्चों क्या करना है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये आता है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उसके बाद इन पूरे का एक साथ क्या होता है इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ऐसा इंटीग्रेशन जहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन
फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड टेक्निकली आपको मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो L इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसको, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे t को और इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना होता है ना, फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं, ठीक है, जिसको डिफ्रेंशिएट करने से पावर घटता हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट करने से पावर बढ़ा रहा होगा, जैसे आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करते हो तो उसका पावर बढ़ता है। जैसे x के पावर n है तो इंटीग्रेट करो तो x पावर n प्लस 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ लेना, फिलहाल अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो लैम्डा एन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ये है आपका, तो क्या आएगा माइनस, ये तो t एज इट इज़ रहना है, और e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब इसका फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो तो t का डिफ्रेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करोगे तो e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। फिर से इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगाओगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका हैगा लैम्डा एन नॉट और ये जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, ठीक है। दोबारा से करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से एक बार फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी आप रख दोगे, ठीक है बच्चों। अब ये मत सोचना है कि सर आप मुझे ये समझाए नहीं, क्योंकि ये मैथ्स का इशू है, वो आप वहाँ पे देख लेना, बस मैं आपको बता दिया हूँ। देखो अगर 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पे 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी पे ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 पे भी ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, इन्फिनिटी पे भी ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, ठीक है ना। जैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और 0 इंटू इतना करोगे तब भी वही आएगा। तो इस तरह से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा लैम्डा एन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप t की वैल्यू, ठीक है ना, इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पार्ट बच्चों पहले 0 हो गया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इन्फिनिटी रखा तो भी 0 हो गया, ठीक है। और माइनस ई की पावर माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पे 0 आ गया, ठीक है। माइनस रखोगे तो ये तो 0 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या रखोगे 0 रख दो तो 0 तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, बस ये आएगा बच्चों, ठीक है। अभी कैसे आया ये आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या आप पढ़े हैं तब तो आपको समझ ही आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप मत सोचिए कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं बता दिया हूँ कि दिस इज़ द मेथड, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों टोटल लाइफ आ गई। तो इसमें अगर देखोगे, ठीक है, तो एवरेज लाइफ करना होगा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय एन नॉट करो तो ये आ जाएगा एन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल से लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई लैम्डा। यही क्या है बच्चों, एवरेज लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ ये पूछा जाता है। तो हाफ लाइफ, ठीक है ना, और दूसरा क्या है एवरेज लाइफ। अच्छा इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एवरेज लाइफ जो टाउ है, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है पढ़ा है, ठीक है। तो 0.693 और अपॉन टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1.44 टी हाफ आ जाएगा, ठीक है, ये है, ठीक बच्चों। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है ना। वहाँ पे आप k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स लिखते थे, यहाँ पे हम लोग k की जगह लैम्डा लिखेंगे, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन नॉट माइनस एक्स, ठीक है। हाफ लाइफ जो होता है वो आपको पढ़ाई है 0.6932 अपॉन लैम्डा, दैट इज डी के कॉन्स्टेंट। अच्छा यहाँ पे डी के को जैसे हम लोग रेट को क्या लिखते हैं मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है ना।
तो वैसे यहाँ पे डीके का भी एक अपना रेट होगा, जो एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी जो लेते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी किस में लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन ठीक है ना, पर सेकेंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीपीएस लेते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको क्या लेते हैं, डीपीएस। तो अब इसकी कुछ यूनिट होती है, याद होना चाहिए। तो पहला होता है जैसे 1 क्यूरी, ठीक है ना, 1 क्यूरी, ठीक है ना, इसको CI से लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 DPS होता है। दूसरा होता है 1 रदरफोर्ड, ठीक है, 1 रदरफोर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 10 के पावर 6 DPS होता है। और अगला है एक 1 बेकुरेल, ठीक है, 1 बेकुरेल, ठीक है, ये होता है 1 DPS पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बच्चों कन्वर्जन फैक्टर है। कई बार आपको डिसइंटीग्रेशन पर मिनट रहेगा, तो उसको आप सेकेंड में कर सकते हैं, या सेकेंड को मिनट में कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि 20 DPS DPM है, मतलब 20 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, ये ध्यान रखना। तो 1 मिनट में कितना है, 20 काउंट हो रहा है, 20। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में हो रहा है ना, तो 20 है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 20/60। तो ये आएगा बच्चों DPS, ये ध्यान रखना। तो कई बार चीज़ें जो है गलत कर लेते हैं, तो इसमें लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि ये था पर मिनट, मतलब मिनट नीचे है, ठीक है ना, तो उससे आपको डिवाइड करना होगा, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन पर आवर होगा, ठीक है ना, तो सेकेंड में करना है तो 3600 से आप डिवाइड करोगे। तो ये आप जो है कन्वर्जन फैक्टर्स, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पर जो है प्रॉब्लम जो है आप बना लेंगे, कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे बच्चों इसमें आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एज ऑफ रॉक, या एज ऑफ वुड, या एज ऑफ अर्थ, है ना, दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग, है ना। पहले तो एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, ठीक बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि ये है 92, ठीक है ना, 238 ये है, और ये डिसइंटीग्रेट हो करके किस में जा रहा है, लेड में जा रहा है, ठीक है ना, 82 and 206 ये इसमें जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो कहा कि कोई एक सैंपल को एनालाइज किया गया, ठीक है ना, किसी सैंपल को एनालाइज किया गया, तो और पाया गया कि उसके अंदर, ठीक है ना, एक किसी सैंपल में, ठीक है ना, से मान लेते हैं कि कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, आसान करना है तो हम लेते हैं 23.8, ठीक है ना, is to 2.06 एक सैंपल बच्चों, है ना, बाय मास आता है, मतलब यूरेनियम और लेड का ये ऐसा आता है, ठीक है ना। एक ऐसा सैंपल है, एक ऐसा रॉक का है, या कोई भी सिलिशियस मटेरियल है जिसमें यूरेनियम और लेड का कंपोजिशन देखा गया है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इसका जो हाफ लाइफ है बच्चों, ठीक है ना, हाफ लाइफ वो कितना है, 4.5 इंटू 10⁻10 ईयर्स, ठीक है, 10⁻10 ईयर, ये इसका हाफ लाइफ है। किसका, यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना, इसका ये हाफ लाइफ है। तो कहा गया कि एक सैंपल है जिसमें यूरेनियम और लेड का ये रेशियो दिया हुआ है। तो कैन यू फाइंड देयर मोल रेशियो, यस, मोल आपको मालूम हो जाएगा। इसका मोल कितना है बच्चों, 0.1 है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे मास इन अपॉन मोलर मास, और इसका कितना मोल है, 0.01, यही तो है, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे करना है, वही रिएक्शन वाइज आप करेंगे। 238, ठीक है ना, ये इससे लेड बन रहा है, बोलेगा कि एज्यूम करना है कि सारा लेड इसी से आया है, ठीक है ना,
82 और 206। तो अब t इज इक्वल टू 0 पे पूछेगा कि व्हाट इज द एज ऑफ दिस सैंपल, है ना, ये सैंपल का एज कितना है, कितने साल ये पुराना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका, ठीक है ना, मान लेते हैं कितना है, A0 है, ठीक है। अब मोल ले रहे हैं तो मोल ले सकते हैं आप, या आप N0 ही लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और इसको 0 लोगे। t इज इक्वल टू टी पे ये क्या होगा, N0 माइनस एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो आपको बच्चों क्या दिया है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, N0 माइनस एक्स मालूम है, ये वैल्यू कितना है, 0.1 है, ये निकाला आपने, और ये जो x की वैल्यू है ये कितना है, 0.01, ठीक है। तो N0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो N0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0.1 प्लस 0.01, ये आएगा 0.11, ठीक है। तो N0 निकल गया, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लैम्डा, क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ दिस सैंपल, ठीक है ना, हाउ मेनी ईयर ओल्ड दिस सैंपल इज हैविंग, ठीक है, कितने साल पुराना है। तो सिंपली आपको उसी फॉर्मूले में प्लेस कर देना है सभी वैल्यूज़ को। तो फॉर्मूला क्या लिखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है ना, लॉग N0 अपॉन N0 माइनस एक्स। तो लैम्डा कितना है बच्चों, ये है 2.303 लॉग 2 अपॉन ये आएगा 4.5 10 की पावर 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, इधर क्या हो जाएगा लॉग, और ये 0.11 अपॉन 0.1, यही है, ठीक है बच्चों। तो बस ये आपको log 11 की वैल्यू दी जाएगी और वहाँ से आप क्या निकाल दो, t निकाल दो, दिस इज द एज, ठीक है, यही इसका क्या है बच्चों, एज होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे इसमें आता है एक होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग, देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इसमें कार्बन 14, ठीक है, मौजूद होगा, एयर में सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे CO2 है। जैसे हाई वाटर है तो वाटर में सारे हैं ना, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्रिटियम भी है, सबका है, सभी मौजूद होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो जो कार्बन डेटिंग होता है ये C14 होता है, ठीक है। C14 ये क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है कि आपको C14 की एक्टिविटी, ठीक है ना, को मेजर करके आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्री का, वुड का, कोल का, ठीक है ना, क्या एज है, कितने साल पुराना है, कब ये पेड़ कटा हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ वुड, ठीक है ना, किसी भी कटा हुआ जो फर्नीचर है, लकड़ी है, ठीक है ना, या कोई कोयला भी है, तो आप उससे क्या करते हैं, C14 का क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को मेजर करके हम उसकी डेटिंग कर सकते हैं, मतलब हाउ मेनी ईयर ओल्ड इट वाज, ठीक है ना, ये कब कटा हुआ पेड़ है। तो इसमें देखो होता है क्या बच्चों कि जो लिविंग ट्री होता है, ठीक है, लिविंग ट्री, और एक दूसरा क्या होगा, डेड ट्री होगा, ठीक है। तो लिविंग ट्री हम ये एज्यूम करेंगे कि जो आज कोई भी ट्री है 500 साल पहले भी अगर इसी ट्री का प्रजाति है, जैसे अभी मान लें बनियन ट्री है, अभी का जो बनियन ट्री है और 500 या 1000 ईयर बिफोर जो बनियन ट्री है, दोनों में जो कार्बन की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दोनों में कार्बन की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें एजम्पशन होता है। तो ये बच्चों क्या है, एक लिविंग ट्री है, ठीक है, ये लिविंग ट्री है। तो ये क्या कर रहा होगा कि एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो C14 है, इसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ में आ रही कि जैसे हमारे अंदर बॉडी में क्या होता है, ब्लड, ठीक है ना, ब्लड क्या होता है, नया बनता है और
डिसइंटीग्रेट होता है, ख़त्म होता है, ख़राब होता जाता है, फिर वो तो नई ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही आप सेम लॉजिक आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर ये लिविंग ट्री है तो इसके अंदर जो C14 की जो रेडियो एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, जो C14 का जो एक्टिविटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी ने इसको, इस ट्री को कट कर दिया, ठीक है ना, अब ये इसका लॉग बना लिया, तो एज सुन है जैसे ही ये कट हो जाएगा, जैसे ही कोई आदमी मर जाएगा, तो अब उसके अंदर ब्लड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सेम क्या होगा, अब इसके अंदर जो C14 होगा, अब वो केवल और केवल क्या होगा बच्चों, डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब वो केवल और केवल ही क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये टी टाइम बिफोर, ये जैसे t इज इक्वल टू 0 पे ये लिविंग ट्री था, अब t इज इक्वल टू टी पे ये आपने ऑब्जर्व किया, t इज इक्वल टू टी पे ये जो वुड पीस आपके सामने है वो ये है। तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ईयर ओल्ड दिस इज, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कार्बन डेटिंग। तो बस इसमें ध्यान रखेंगे कि ये लिविंग ट्री में क्या होगा, लिविंग ट्री, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों 1000 साल पहले तो आप जाओगे नहीं इस लिविंग ट्री को देखने, तो जो आज का लिविंग ट्री है, ठीक है ना, जैसे आज ही ये बनियन ट्री है, ठीक है, उसी में आप देख लो C14, ठीक है। और ये जो लकड़ी ये जो बहुत पुराना है उसको देख लो C14, ठीक है। तो जो लिविंग ट्री हैज़ क्या होगा, C14, ठीक है ना, C14 क्या होगा, कांस्टेंट। इसके अंदर जो C14 होगा उसका जो कंपोजिशन होगा, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। कि लिविंग बॉडी के अंदर जो ब्लड काउंट रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे कहीं पे ब्लीडिंग भी हो जाती है तो मोर और लेस 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 वीक, ठीक है ना, 1 मंथ में कंप्लीट आदमी रिकवर कर लेता है। तो सेम यहाँ भी होगा कि अगर ये लिविंग ट्री है तो इसके अंदर जो C14 होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो डेड ट्री है इसके अंदर क्या होगा, डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट होगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, तो जो टूडेज लिविंग ट्री हो चाहे वे बैक लिविंग ट्री हो, दोनों में एक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो इसमें याद रखेंगे कि टूडेज लिविंग ट्री, ठीक है, लिविंग ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, वे बैक लिविंग ट्री, ठीक है। मतलब इनकी जो एक्टिविटी होगी, है ना, बोथ मस्ट हैव सेम एक्टिविटी, ठीक है ना, बोथ मस्ट हैव सेम एक्टिविटी ऑफ C14, ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि कहेगा देखो भाई ये बनियन ट्री है ना, इसमें C14 की ये एक्टिविटी है, और ये जो बनियन ट्री का, ठीक है ना, ये फर्नीचर बनाया गया है, इसकी एक्टिविटी ये है। तो बताओ ये जो फर्नीचर है ये कितने साल पुराना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस ये आप देख लो कि t इज इक्वल टू 0 पे इसको मान लो कि जो आज का लिविंग ट्री है वो t इज इक्वल टू 0 वाला है, जो ये वुड पीस है वो t इज इक्वल टू t वाला है, ठीक है ना। तो ये जो लिविंग ट्री है, ये लिविंग ट्री, और ये जो क्या है, वुड लॉग है, ठीक है ना, वुड लॉग, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे इसमें n0 होगा, और ये t इज इक्वल टू t पे ये क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इनफैक्ट वही n इज इक्वल टू क्या होगा, n0 माइनस x। तो ये जो वुड लॉग है जो कटा हुआ है, जो वे बैक है, ठीक है ना, उसमें एक्टिविटी केवल डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो n0 में से x, ठीक है ना, वो केवल क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो डिसइंटीग्रेट होके बचा हुआ है। और ये पहले क्या था, n0 था, ठीक है। तो n0 ये आपको गिवन होगा। t हाफ जो होता है, t हाफ ऑफ C14 ये है 5, 7, 30 ईयर्स के लगभग होता है, ठीक है। तो जो C14 की जो हाफ लाइफ है, मतलब ये आधा अमाउंट 5730 साल बाद ये आधा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों की एक्टिविटी अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कहा कि इसको एग्जांपल कैसे करते हैं, इफ़ एक्टिविटी इन, है ना, इफ़ एक्टिविटी इन अ पीस ऑफ वुड, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ इन अ पीस ऑफ वुड
इज 10% है ना, या ले लेते हैं 20% ऑफ एक्टिविटी ऑफ C14 इन लिविंग ट्री, ठीक है, लिविंग ट्री। फाइंड एज ऑफ वुड, ठीक है, फाइंड एज ऑफ वुड। तो जो वुड है उसका एज क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही अर्थ क्रस्ट का भी एज निकाल सकते हैं, अर्थ का भी एज निकाल सकते हैं, वहाँ पे यूरेनियम से लेड बनता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेश जो लिविंग ट्री है, ठीक है, या फ्रेश कट भी ऐसा बोल सकता है कि एक ऐसा फ्रेश कट पीस अभी हमने देखा उसमें एक्टिविटी मेजर किया, और एक जो ओल्ड कट लॉग है उसमें एक्टिविटी मेजर किया। तो इसमें आपको हमने क्या दिया है कि इफ़ एक्टिविटी इन ए पीस ऑफ वुड इज 20% ऑफ एक्टिविटी ऑफ C14 इन लिविंग ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब लिविंग ट्री में कितना है, N0 है, और इसमें कितना होगा 20%, ठीक है ना। तो N0 का 20%, ठीक है, ये है बच्चों। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वही लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग N0 अपॉन, यही क्या है, ये N है, N0 माइनस एक्स, यही N होता है, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, वही 2.303 लॉग 2 अपॉन हाफ लाइफ 5730 इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है ना। ये कितना है, N0 अपॉन 0.2n, ठीक है, N0 अपॉन 0.2n, ये कैंसिल हो गया, log 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3 है, और यहाँ से अपॉन t आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5730, ठीक है, और इंटू log 5 इज 0.699 अपॉन 0.3। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज द एज ऑफ, ठीक है, दिस इज द एज ऑफ दिस वुड पीस, ये इसकी एज है ना, दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। दूसरा बच्चों इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई जैसे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है ना, या कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसमें इंजेक्शन डाला जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन में जैसे सोडियम 14 ऐड कर दिया, तो जा कर के क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होके उसका कुछ एक्टिविटी हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका हमने कुछ सैंपल ऑफ ब्लड लेते हैं, तो कितना उसमें ब्लड का क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो अभी हम लोग कर लेंगे। दूसरा जैसे बच्चों आता है कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, तो इस कंटेनर में ठीक है ना, लेड है और यूरेनियम है, और इससे जो अल्फ़ा पार्टिकल निकला दैट इज़ हीलियम, ठीक है ना। ये तो हीलियम का आपको क्या दिया जाएगा बच्चों, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, है ना, टेम्परेचर होगा। तो हीलियम का यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोल। अभी आपने देखा है ना, जैसे यूरेनियम से ये लेड बन रहा है, ठीक है ना। तो 92 238 हो रहा है, और ये कितना है 282 और 206, तो प्लस 8 इसमें क्या है बच्चों 2He4, यही तो होगा, 8 अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है ना, हमने पिछले वीडियो में किया भी है। तो जैसे अगर ये t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है बच्चों N0 है, t इज इक्वल टू t पे N0 माइनस एक्स, ये x है, और ये क्या है बच्चों 8x है ना। तो कहेगा कि कोई रूम है, कोई वेसल है, इसमें हीलियम का अगर हमने कुछ दे दिया, से मान लो, है ना, से मान लो प्रेशर है 0.1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, वॉल्यूम है 10 लीटर है, टेम्परेचर है 300, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से Pv इक्वल टू nRT से क्या निकल जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल आ जाएगा किसका, हीलियम का, हीलियम गैस है, हीलियम का मोल आ जाएगा, तो उससे 8x की वैल्यू आ जाएगी, 8x की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, वही 4.5 10 के पावर 10 ईयर, तो वही हम एज पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आप निकाल लो, टी हाफ आपको दिया है यूरेनियम का, ठीक है ना, कितना 4.5 10 के पावर 10 ईयर, ये यूरेनियम का हाफ लाइफ मालूम है, तो के मालूम हो जाएगा,
ठीक है ना। x यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें यूरेनियम का भी मास दिया रहेगा, कुछ ऐसा होगा। तो मास दिया रहेगा तो n0 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो सेम आप यही रखोगे। तो इसका मास हम दे देंगे, ठीक है ना। से मान लो 1 मिलीग्राम कुछ दे दिया आपको, है ना, कुछ ऐसा रहेगा। तो बस यही लिखोगे बच्चों, 2.303 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है ना, 4.5 10 के पावर 10 और इंटू log 2, है ना। ये क्या है, ये लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है ना। 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है ना, 1 मिलीग्राम है, ठीक है। 1 अपॉन 238 कर लोगे, ठीक है। 238 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन ये वाली जो होगी n0 माइनस एक्स, ये निकाल लोगे। तो यहाँ से भी बच्चों हमें क्या पता लग जाएगा, ये। तो कई बार इसमें गैसी स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड या कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो बच्चों ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और इसमें एक इंजेक्शन के थ्रू इसको क्या दिया गया, सोडियम 24 दिया गया, ठीक है ना, सोडियम 24। और इसकी एक्टिविटी जैसे इसकी हाफ लाइफ आपको दिया है, से मान लो 15 आवर है, ठीक है ना। और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ब्लड लिया गया, ठीक है ना, ब्लड। और इसमें जो एक्टिविटी जो पाई गई, ठीक है ना, से मान लो 200 काउंट, ठीक है ना, पर सेकंड पाया गया, ऐसा कुछ। तो अगर बच्चों इसके अंदर v ml ब्लड होगा, ठीक है ना, तो v इंटू 1 cm क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो अगर v ml ब्लड होगा तो इसका टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 200 इंटू v, ठीक है ना, काउंट पर सेकेंड। इस तरह से निकाल लोगे। इनिशियल एक्टिविटी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे ये अभी 200 है, तो शुरू में जो रहेगा से मान लो 1000 है, अभी 200 हो गया, ठीक है। फिर से उसी फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो v ml है, तो 1 ml का इतना है, तो v ml से बस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और इनिशियल एक्टिविटी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इनिशियल रेडियो एक्टिविटी कितनी है, जैसे अभी 200 है, तो मान लो कितना है, 2000 था शुरू में। हाफ लाइफ आपको मालूम रहेगा, तो लैम्डा आ जाएगा, दैट इज के आ जाएगा। और उसके बाद इसमें रख के वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है बच्चों। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो दिस वे, ठीक है ना, वी आर कंप्लीटेड, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो कमेंट भी आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। आई कैन आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।